नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। इसके पहले हमने लैब सेफ्टी और इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस टॉपिक में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस किस स्टेज में हमारे शरीर में कहाँ पर ब्लड का जो है फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर ब्लड सेल्स बनती है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का टॉपिक हमारे सामने है तो हम इसमें देखेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होगा। इंट्रोडक्शन में जब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है एवं ब्लड के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस या हेमाटोपोइसिस कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी जानते हैं कि ब्लड का जब फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, जो अस्थि मज्जा हिंदी में उसको कहते हैं। बोन मैरो के अंदर ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद ब्लड सेल जो है वो डेवलप होकर मैच्योर होती है और फिर पेरीफेरल ब्लड में उनको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका इंट्रो फिर से पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है एवं ब्लड के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, अगर आप हीमोपोइसिस शब्द को देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपको दो शब्द अलग अलग समझ में आएंगे, एक हीम और एक दूसरा पोइसिस। हीम का मतलब जो होता है, इसका मतलब ब्लड से संबंधित है, और पोइसिस का मतलब होता है टू सिंथेसिस या संश्लेषण। तो जब हीमोपोइसिस अगर शाब्दिक अर्थ हम समझे कि हीमोपोइसिस होता क्या है, तो रक्त का संश्लेषण या ब्लड का बनना। ठीक है, ब्लड का बनना या ब्लड का संश्लेषण क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस कहलाता है। जनरली आप सभी ने ब्लड का कंपोजिशन भी देखा होगा कि ब्लड में अलग अलग तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा का भाग अलग होता है। ठीक है, तो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ में कहेंगे कि ब्लड का संश्लेषण या ब्लड सेल्स का निर्माण वो क्या कहलाएगा? हीमोपोइसिस कहलाएगा। इसके बाद देखिए, फीटल लाइफ के दौरान ब्लड का फॉर्मेशन बॉडी में विभिन्न ऊतकों में होता है या विभिन्न टिश्यूज में होता है, लेकिन मुख्य रूप से लिवर एवं बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जब बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो आप देखते हैं कि जब एक गर्भस्थ शिशु होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान, उसमें ब्लड जो है वो बोन मैरो के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टेबल के माध्यम से आगे हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेज में, अलग अलग प्रावस्थाओं में ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह के दो कॉलम बनाएंगे, इसकी हेडिंग रहेगी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज या एज। ठीक है, अवधि एक तरफ स्टेज कर लेते हैं, दूसरी तरफ साइड ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, कहां पर किस साइड पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें एम्ब्रियोनिक लाइफ, भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है 0 से 2 वीक के दौरान में, तो उस समय जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है? योक सैक में होता है। क्यों होता है योक सैक में? क्योंकि उस समय ऑर्गन डेवलप नहीं होते, बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है एक एम्ब्रियो की, एक भ्रूण की। तो भ्रूण भ्रूण में जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो योक सैक के अंतर्गत होता है। ठीक है, जनरली ये ग्रुप 5 के लिए या जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 0 से 2 वीक के दौरान एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो उसका आंसर आप यूक सैक लगा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा या लिख से भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका फीटल लाइफ 2 to 7 वीक। जब 2 से 7 वीक के दौरान जब फीटल लाइफ में होता है तो उस समय कहां पर ब्लड बनता है? लिवर में और स्प्लीन में। ठीक है, लिवर और स्प्लीन भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। लेकिन कब होंगे महत्वपूर्ण ऑर्गन? जब एक फीटल लाइफ के दौरान बच्चा रहता है या 2 to 7 वीक के दौरान फीटस होता है, तो 2 से लेकर 7 वीक के दौरान जब उसकी अवस्था है तो उस समय लिवर और स्प्लीन में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फीटल लाइफ अप टू 7 मंथ। ठीक है, मतलब 7 वीक के बाद 7 मंथ तक, 7 मंथ तक ब्लड का फॉर्मेशन हमारे शरीर में कहा होगा? मुख्य रूप से जो होगा वो लिवर में होगा, लेकिन आंशिक रूप से या पार्शियली स्प्लीन में भी ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिटल लाइफ टिल बर्थ। अब 7 मंथ के बाद और जन्म तक, जब तक कि जन्म नहीं हो जाता है, तो फिटल लाइफ से लेके बर्थ तक, यानी कि 7 मंथ टू बर्थ, कहां पर ब्लड का फॉर्मेशन होगा? मुख्य रूप से बोन मैरो के अंदर। तब बोन मैरो डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि बोन मैरो में कब ब्लड का फॉर्मेशन शुरू होता है? तो देखिए, 7 मंथ के बाद जब एक फिटस, जो एक गर्भस्थ शिशु जब मां के गर्भ में रहता है या इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान रहता है, तो 7 मंथ के बाद और जन्म तक। ठीक है, 7 मंथ का जब एक शिशु रहता है, गर्भस्थ शिशु होता है, तो 7 महीने का जब गर्भस्थ शिशु हो जाएगा और जन्म तक, जब तक उसका जन्म नहीं होता, उस दौरान जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहां पर होगा?
बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद एट बर्थ में मतलब जन्म के बाद, ठीक है। तो जन्म के बाद तो आप सबको पता है बोन मैरो में फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लेकिन बोन मैरो में कहां पर होता है? बोन मैरो में कई सारी साइट्स है, जैसे लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स में जन्म के समय, जन्म के बाद जो होता है, जो लॉन्ग बोन्स होंगी बॉडी में, फ्लैट बोन्स होंगी, उन बोन्स के बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो एडल्ट लाइफ होती है, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति में कहां पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है? तो वयस्क व्यक्ति में ही बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन फ्लैट बोन्स में होगा। जहां पर जिस फ्लैट बोन्स में जो बोन मैरो होगी उनके अंतर्गत होगा, वर्टिब्री में होगा, आप सबको पता है वर्टिब्री में, रिब्स में होता है मुख्य रूप से, ठीक है। पेल्विस में होता है, फीमर एंड ह्यूमरस प्रॉक्सिमल एंड। जो फीमर, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना बॉडी में, जैसे फीमर बोन हो गई, ह्यूमरस बोन हो गई, तो इनका जो प्रॉक्सिमल एंड होगा, दूर वाला किनारा होता है, उन किनारे पे जो बोन मैरो होगा उस पर भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ब्लड का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में अलग अलग अवस्थाओं में कहां कहां पर होता है। एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस टेबल का, तो वो आपके लिए बाद में काम आएगा। तो आगे हम देखते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में बोन मैरो या मैरो मज्जा एकमात्र टिश्यू ही रेड सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट एवं प्लेटलेट का प्रोडक्शन निरंतर करता है, ठीक है। जब परिस्थितियां सामान्य होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य परिस्थितियों में बोन मैरो के अंदर ही आपको आरबीसी का, ग्रेन्युलोसाइट्स का, मोनोसाइट्स का और प्लेटलेट का प्रोडक्शन निरंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 वर्ष की अवस्था तक के सभी बोन के मैरो, जो भी आपकी लॉन्ग बोन्स है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि फीमर का जो प्रॉक्सिमल एंड है, ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, फ्लैट बोन्स है, तो जितनी भी बोन है उनके अंदर जो मैरो रहता है, ठीक है। 5 वर्ष की अवस्था तक के सभी बोन मैरो, देखिए आप जानते हैं कि बोन मैरो जो है वो दो टाइप का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ठीक है। लेकिन रेड बोन मैरो जो होगा वो 5 वर्ष की अवस्था के बाद, जो रेड बोन मैरो होता है वो सेल्युलर होता है, मतलब कोशिकीय होता है, कोशिकाओं से बना होता है। इसके बाद जो बोन मैरो होता है, ये रेड बोन मैरो, धीरे धीरे वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता जाता है। तो 5 वर्ष की अवस्था तक के सभी बोन के मैरो रेड एवं सेलुलर होते हैं। इसके बाद रेड मैरो धीरे धीरे येलो इनएक्टिव बोन मैरो से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। 18 से 20 वर्ष की आयु तक के एक्टिव रेड बोन मैरो सिर्फ स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्री, स्कल, पेल्विक बोन एवं लॉन्ग बोन्स के प्रॉक्सिमल एंड में ही पाया जाता है। जो 18 से 20 वर्ष की आयु तक के जो वयस्क लोग होंगे, ठीक है, उनमें जो एक्टिव बोन मैरो होगा वो कहां कहां पाया जाएगा? एक्टिव रेड बोन मैरो कहां कहां पाया जाएगा? स्टर्नम में पाया जाएगा, रिब्स में, पसलियों में, वर्टिब्री में, ठीक है, स्कल में पाया जाएगा, पेल्विक बोन में पाया जाएगा, लॉन्ग बोन्स में, और प्रोक्सिमल एंड जो होंगे लॉन्ग बोन्स के, उनमें ही सिर्फ पाया जाता है। इसके अलावा जो रहता है 5 वर्ष की बात का जो बोन मैरो होगा वो क्या होगा? येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता जाता है। अब बात करते हैं कि हीमोपोइसिस, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका हीमोपोइसिस या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का। अब बात करते हैं कि हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस क्या होता है। इसको अच्छे से देखिए, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। पेपर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हीमोपोइसिस क्या है, इसको बताइए, ठीक है। वैसे ये डिटेल आंसर भी इससे आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हीमोपोइसिस की। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि हीमोपोइसिस का शाब्दिक अर्थ होता है रक्त का संश्लेषण होना। कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ब्लड सेल्स, अब ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? एरिथ्रोसाइट्स होती है, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ब्लड सेल्स जैसे एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट का निर्माण होता है। इनका निर्माण, इनका विकास मतलब कि डेवलपमेंट और इनका मैच्योरेशन होता है, हीमोपोइसिस कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का प्रोडक्शन होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका मैच्योरेशन होगा, इस संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो हीमोपोइसिस कहलाएगी या हीमेटोपोइसिस कहलाएगी। यह प्रक्रिया मुख्यतः रेड बोन मैरो में होती है या बोन मैरो में होती है। तो हीमोपोइसिस की प्रक्रिया कहां होगी? बोन मैरो में होगी, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को क्या होता है, बहुत सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जो साइटोकाइंस होते हैं, वो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। जब तक किडनी से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तब तक आरबीसी का फॉर्मेशन जो बोन मैरो में वो प्रारंभ नहीं होगा। तो इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स अभी आगे आप वीडियो में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। अब इसका एक लाइन में अगर इसका आंसर देखना चाहें तो हीमोपोइसिस 2 शब्दों से मिलकर के बना है। हीम का मतलब होता है ब्लड या रक्त, और पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या संश्लेषण, अर्थात रक्त का जो संश्लेषण है वही हीमोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका भी आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम स्टेम सेल्स इन हेमेटोपोइसिस। ठीक है, तो देखिए हेमेटोपोइसिस तो आपको समझ में आ गया कि हेमोपोइसिस की प्रक्रिया क्या है। ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, उनका डेवलपमेंट और उनका मैच्योरेशन, ये प्रक्रिया, तीनों प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमेटोपोइसिस कहलाती है। ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो होता है वो हेमेटोपोइसिस कहलाता है। लेकिन ये प्रक्रिया होती कैसी है? हेमेटोपोइसिस होने के लिए स्टेम सेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और सभी बोन मैरो में सबसे पहले स्टेम सेल जो होगी, उसके बाद ही ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए स्टेम सेल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हेमेटोपोइसिस की प्रक्रिया में। तो स्टेम सेल्स इन हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस में स्टेम सेल्स कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो हेमेटोपोइसिस में स्टेम सेल्स का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट का के निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, स्टेम सेल ही ऐसी सेल है जिससे आगे जो भी ब्लड सेल्स है उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो अब कौन कौन से स्टेम सेल्स होती है और कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे देखिए जैसा लिखा है टाइप्स ऑफ स्टेम सेल हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस के अंतर्गत कौन कौन सी स्टेम सेल कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की स्टेम सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। पहला प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और दूसरा है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, और दूसरा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होती है ये प्रोजेनिटर सेल्स होती है या प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये सबसे प्रारंभिक स्टेम सेल है जिनसे सभी प्रकार के ब्लड सेल्स में बदलने की क्षमता होती है। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ऐसे सेल है जो प्रारंभिक कोशिकाएं, बिल्कुल प्रारंभिक प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं, और इन्हीं सेल, यही सेल्स जो होती हैं वो ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इनमें एक और क्षमता होती है, ये स्वयं का पुनरुत्पादन या सेल्फ रिन्यूअल कर सकती है। इन कोशिकाओं का क्या होगा? सेल्फ रिन्यूअल हो जाएगा या पुनरुत्पादन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बी नंबर का जो है, पहला हो गया आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और दूसरा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या है? इन्हें मल्टीपोटेंट स्टेम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं। इन्हें मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, और अगर शॉर्ट में करेंगे तो HSCS। ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपको हिमेटोलॉजी में, ये बिल्कुल बेसिक है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का। इन्हें मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल या HSCS भी कहते हैं। ये विशेष रूप से ब्लड सेल्स को बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यही मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होंगी, ये मुख्य रूप से क्या करेंगी? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। और ये जो आगे होती है दो लाइनों में डिवाइड होती है, आपने पढ़ा होगा ना अलग अलग, जैसे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। ठीक है, तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो होती हैं ये दो लाइनों में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी दो मुख्य लाइन है इसमें? पहला माइलॉइड स्टेम सेल जिसको CMP या कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर भी कहते हैं, और दूसरा होता है लिम्फोइड स्टेम सेल जिसको कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर भी कहते हैं। और आगे जब हम इन सेल लाइन की बात हम क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि इन्हीं सेल लाइन से आगे अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है। रेड सेल्स का निर्माण अलग होगा, व्हाइट सेल्स में लिम्फोसाइट्स का निर्माण अलग होगा। ठीक है, अलग अलग सेल्स का जो निर्माण होगा इन्हीं स्टेम सेल से होगा। तो मैंने आपको बताया, एक बार इसको ब्रीफ कर लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हिमेटोपोइटिक सिस्टम में स्टेम सेल का क्या महत्व होता है। स्टेम सेल्स ही वो सेल्स होती है प्रारंभिक कोशिका जिसमें से अलग अलग ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। फिर स्टेम सेल्स कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली जो स्टेम सेल्स होगी वो होगी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जिसके ठीक है ये प्रारंभिक कोशिका है और सभी प्रकार की ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, ये सेल्फ रिन्यूअल भी कर सकते हैं। और दूसरा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या शॉर्ट में HSCS भी कहते हैं। ये सभी प्रकार की सेल्स को बनाने में सक्षम होते हैं। और जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है ये आगे दो लाइनों में डिवाइड होती है। पहला जो होता है वो माइलॉइड स्टेम सेल है, इसको कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर भी या CMP भी कहते हैं, और दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल या CLP कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल भी कहते हैं। और इन्हीं CMP और CLP से आगे जो है वो अलग अलग सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला इसका क्या टॉपिक है इस पे। तो नेक्स्ट जो है वो लाइनेज ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में कौन कौन सी जो सेल होती हैं वो किस प्रकार की, उनसे कैसे सेल्स का निर्माण होता है। तो पहला जो हमने पढ़ा था माइलॉइड स्टेम सेल, इसको हमने CMP भी कहा था, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। ठीक है, तो माइलॉइड जो लाइनेज है इससे किस किस प्रकार की सेल्स बनती है वो आप देखेंगे बोर्ड में आपके सामने है कि माइलॉइड जो स्टेम सेल्स है उससे सबसे पहली जो सेल बनती है वो होती है एरिथ्रोसाइट्स। देखिए ग्रुप 5 के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
तो एरिथ्रोसाइट सेल का जो निर्माण होता है एरिथ्रोपोइसिस के द्वारा होता है। अभी आगे मैं आपको डिटेल में एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस बताऊंगा। तो जो लाल रक्त कोशिकाओं या रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया के दौरान होता है। लेकिन ये आरबीसी किस लाइनेज से बनने वाली, किस प्रकार के स्टेम सेल से बनने वाली सेल है? यह है माइलॉइड लाइनेज से बनने वाली, माइलॉइड लाइनेज स्टेम सेल से बनने वाली सेल है। इसी प्रकार मेगाकैरियोसाइट, जिससे क्या निर्माण होता है? प्लेटलेट का, मतलब थ्रोम्बोपोइसिस की प्रक्रिया के दौरान प्लेटलेट का निर्माण होता है। प्लेटलेट जो है वो मेगाकैरियोसाइट से बनती है, और ये मेगाकैरियोसाइट किस स्टेम सेल से बनती है? माइलॉइड लाइनेज स्टेम सेल से बनती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आप जानते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल होती हैं। तीन सेल हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स में, वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस कांड को आप क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो जनरली ग्रेन्युलोपोइसिस की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के उपरांत न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल का निर्माण होता है, और ये तीनों कोशिकाएं कैसी होती है? ग्रेन्युलोसाइट्स होती है। क्यों ग्रेन्युलोसाइट्स होती है? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस कांड को ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स का निर्माण भी किस लाइनेज से होता है? माइलॉइड लाइनेज से होता है। ठीक है। और चौथा है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं उनका जो डेवलपमेंट होगा वो मोनोपोइसिस कहलाएगा। मैक्रोफेज कोशिकाओं से बनते हैं, और ये भी माइलॉइड सीरीज की ही सेल्स है। ठीक है। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स हमारा पहला जो स्टेम सेल का लाइनेज था, जिसको हम कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल भी कहते थे। इससे आप देख रहे हैं कि चार प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं: एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये किस सीरीज से बन रही है? माइलॉइड सीरीज या माइलॉइड लाइनेज स्टेम सेल से बन रही है। नेक्स्ट जो बी नंबर का पॉइंट है आपका, माइलॉइड स्टेम सेल के बाद जो दूसरी स्टेम सेल होती है वो लिम्फोइड स्टेम सेल या सीएलपी भी होती है, जिसको कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर भी कहते हैं। ठीक है। तो लिम्फोइड लिंकेज से कौन कौन सी सेल्स बनेगी ये देख लेते हैं। लिम्फोइड लिंकेज से बनने वाली सेल होती है वो तीन प्रकार की सेल्स होती है, जिसको आप बी लिम्फोसाइट्स यानी कि प्लाज्मा सेल्स कह सकते हैं, टी लिम्फोसाइट जिसको हेल्पर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है नेचुरल किलर या एनके सेल्स। इन तीन प्रकार की सेल्स का जो निर्माण होगा वो लिम्फोइड लाइनेज से होगा। तो लिम्फोइड स्टेम सेल्स या सीएलपी जो लाइनेज होगा, इससे तीन प्रकार की सेल्स बनेगी: बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर। ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए जो स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल्स ही मैंने बताया आपको कि आगे ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट जब स्टेम सेल से होगा तो एक ही प्रकार के स्टेम सेल से नहीं होगा, अलग अलग प्रकार की स्टेम सेल से अलग अलग ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होता है। और यही अलग अलग स्टेम सेल्स मैंने आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करके बता दिया है: माइलॉइड स्टेम सेल या कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, और लिम्फोइड स्टेम सेल या सीएलपी, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर। ठीक है। आपने देख लिया कि माइलॉइड स्टेम सेल से किस प्रकार की सेल का निर्माण होगा, और लिम्फोइड सीरीज से किस प्रकार की सेल का निर्माण होगा। ये पूरी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम आगे कि सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये टॉपिक सेल्फ रिन्यूअल मतलब कि जब सेल स्वयं को उत्पन्न करती है या उनमें डिफरेंशिएशन कैसा होता है। तो सेल्फ रिन्यूअल का जो पॉइंट इसमें HSCS जो सेल्स होती हैं अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए स्वयं का पुनः उत्पादन करती हैं। ठीक है। और डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये विशेष प्रकार की ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये पहले स्वयं का इनमें पुनरुत्पादन होगा या सेल्फ प्रोडक्शन होगा, इसके बाद वो क्या करेंगी? एक विशेष प्रकार के सेल्स में खुद को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन दोनों ये किसमें पाया जाएगा? स्टेम सेल्स में ये प्रक्रिया होती है। रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हिमेटोपोइसिस की प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में हिमेटोपोइसिस को विभिन्न ग्रोथ फैक्टर और हार्मोन जो है वो नियंत्रित करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईपीओ। तो यह आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और किडनी द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी खास करके फॉर्मेशन होता है, तो किडनी द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। और यही एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा? आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। इसी तरह आप देखिए जो सेकंड नंबर का हार्मोन है थ्रोम्बोपोइटिन, जिसको शॉर्ट में टीपीओ कहते हैं। तो ये क्या करेगा? प्लेटलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यह एक प्रमुख ग्लाइकोप्रोटीन है जो मुख्य रूप से लिवर एवं किडनी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। तो प्लेटलेट के प्रोडक्शन कौन बढ़ाएगा? थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन बढ़ाएगा। और थ्रोम्बोपोइटिन क्या है? एक प्रमुख ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है?
ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कि ऐसे प्रोटीन जिनका एक समूह कार्बोहाइड्रेट का होता है और दूसरा समूह जो होता है वो प्रोटीन का होता है, ठीक है। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है प्रोटीन में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या अन्य कोई सा ग्रुप हो। तो जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका मतलब कि थ्रोम्बोप्रोटीन में एक समूह जो प्रोटीन के साथ ऐड है वो कैसा होगा, कार्बोहाइड्रेट समूह होगा, इस कारण उसको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। तो थ्रोम्बोप्रोटीन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो मुख्य रूप से लिवर और किडनी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और जैसे ही इस ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोडक्शन लिवर और किडनी से होगा, वैसे ही जो प्लेटलेट का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है नंबर तीसरा, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, CSFS, ठीक है। तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर में WBC के उत्पादन में मदद करता है। यह एक प्रमुख ग्लूकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन है जो विशेषतः हिमेटोपोइसिस के दौरान WBC के फॉर्मेशन, ग्रोथ एवं मैच्योरेशन को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो CSFS क्या करेगा, ये WBC का जो प्रोडक्शन होगा, जो फॉर्मेशन होगा, उसके ग्रोथ में, उसके मैच्योरेशन में, उस चीज को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। लास्ट आपका इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं, यह इम्यूनिटी को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि IL-3, IL-7, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 7। तो ये चार जो मैंने आपको फैक्टर बताए हैं, ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो हिमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स को रेगुलेट करेंगे या नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का। इस टॉपिक के बाद में इसके अगले वीडियो में आपको एरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।